तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ रिप्लिकेशन। जब जब मिचेल्सन स्टेनले ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उससे पहले उससे पहले तो लोग कहते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन और डिसरप्टिव या डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ही होता है। किसी भी डीएनए रिप्लिकेशन का किसी भी मैमल्स में या किसी भी लिविंग बॉडी में देखा जाए तो डीएनए रिप्लिकेशन जो होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। एक नया स्ट्रैंड बनेगा और दूसरा पेरेंट से एज अ मॉडल, एज अ टेम्पलेट यूज करके उसके कंप्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वही। लेकिन उससे पहले कि 3 माने जाते हैं, किस बेसिस पे माने जाते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो पहले क्या कहते थे, फर्स्ट क्या सेमी कंजर्वेटिव ही था। तो उसको कहते उसमें क्या होता है, जबकि हम लोग देखे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव इन दिस मॉडल टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनबाइंड टू ईच अदर। मतलब जो पेरेंटल डीएनए था, मान लो पेरेंटल डीएनए था वो कुछ, सॉरी इधर ही दिखा देता हूँ। पेरेंटल डीएनए था कुछ इस तरीके से था, मान लो ये पेरेंटल डीएनए था ऊपर। तो इसका जो ए हर एक स्टैंड होगा, मतलब 2 स्टैंड है तो एक ये स्टैंड और एक ये स्टैंड एज अ पेरेंटल या टेम्पलेट, एज अ मॉडल यूज करके इसके कम्प्लीमेंट्री एक नया स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, न्यू स्टैंड और ये ओल्ड स्टैंड। इसके कम्प्लीमेंट्री ए इधर टी था ये, तो इधर ए इसके कम्प्लीमेंट्री चारगॉफ का रूल फॉलो भी कर रहा है। इधर ये ओल्ड स्टैंड है, इधर ये नया स्टैंड है। तो ऐसे यही हुआ सेमी कंजर्वेटिव। मतलब ना तो कंजर्व कर रहा है पेरेंटल डीएनए को टोटली, जो पेरेंटल डीएनए है, जो ओल्ड डीएनए है उसको पूरा कंजर्व नहीं कर रहा है, नया भी सिंथेसाइज कर रहा है। इसीलिए इसे सेमी, ना तो वो नया है पूरा का पूरा, ना ही तो वो पुराना है, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, तो वही, तो सेमी कंजर्वेटिव किसे कहते हैं इस पॉइंट से। इन दिस मॉडल टू स्टैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों अनवाइंड हो जाएंगे एक दूसरे से, और ईच एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड। मतलब उनको एज ए टेम्पलेट, एज अ मॉडल हो जाएंगे अनवाइंड होके, और अपने न्यू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड सिंथेसिस के लिए। और कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटीन और प्रिकर्सर सबस्ट्रेट मिलके और डीएनए पॉलीमरेज मिलके इसके कम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे। दिस रिजल्ट्स इन 2 डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल विद ओरिजिनल स्ट्रैंड और वन, मतलब वन एक उसमें एक नया ओरिजिनल होगा, मतलब पेरेंटल डीएनए से स्ट्रैंड आया होगा, और एक तो नया सिंथेसाइज होगा फिर न्यू स्ट्रैंड के। इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं कि पूरा का पूरा ना ही तो वो पेरेंट्स से आता है, और मतलब ओल्ड स्टैंड होता है, ना ही तो पूरा का पूरा नया होता है। एक स्टैंड उसमें नया होगा, एक स्टैंड ओल्ड होगा, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव बोल देते हैं। वही, अगर मतलब पहले के ये फर्स्ट मानते थे, अब दूसरा क्या मानते थे, कंजर्वेटिव। कुछ लोग कहते थे, कुछ ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक कहते थे कि ये कंजर्वेटिव है टोटली, मतलब पेरेंट्स इसमें यही बोल रहे थे कि जो पेरेंटल डीएनए है वो अपना मतलब वहीं के वहीं रहेगा, सिर्फ इससे इंफॉर्मेशन लेके ये नया स्टैंड बन जाएगा, पूरा का पूरा नया स्टैंड सिंथेसाइज होगा, और पेरेंटल डीएनए रिटेन होके अपनी अवस्था में फिर वापस सेम मतलब बाइंड हो जाएगा। यही यहाँ पे पॉइंट आउट है। इन दिस मॉडल डीएनए रिप्लिकेट रिजल्ट्स इन वन मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ ओरिजिनल स्ट्रैंड आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। मतलब आइडेंटिकल तो बनेगा, जो पेरेंट डीएनए का आइडेंटिकल ये बनेगा, सेम एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। बट जो पेरेंटल डीएनए है या ओल्ड डीएनए है, उसके दोनों स्ट्रैंड कंजर्व रहेंगे, वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और जो नया स्ट्रैंड होगा वो अलग रहेंगे। जबकि जो जो इंफॉर्मेशन इसमें है, जो सीक्वेंस इसमें है, वही सेम नए डीएनए में होगा, न्यू डीएनए में होगा, बट दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो ओल्ड स्ट्रैंड वो, तो यही यहाँ पे कह रहा है, द अनदर मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ न्यू, मतलब नया जो स्टैंड होगा उसमें दोनों के दोनों नए
नए स्टैंड होंगे, और जबकि जो पुराना होगा उसमें दोनों के दोनों पुराने जैसे आया था वैसे ही एग्जैक्ट वही कह रहा है विद एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस, मतलब और जो पेरेंटल डीएनए का सीक्वेंस होगा वही सेम सीक्वेंस न्यू न्यू डीएनए में भी होगा, ऐसा कहते थे। फिर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते थे कि डिसरप्टिव होता है, मतलब कुछ भाग उसमें नया होता है और कुछ भाग मतलब ये पेरेंटल डीएनए का है, कुछ भाग उसमें नया है, कुछ पार्ट मतलब मिक्सचर हो गया। कहते हैं कि मतलब डिस्पर्स हो जाता है, और कुछ भाग इसमें नया है, कुछ वही पार्ट इसमें एक्सचेंज हो गया है एक दूसरे डीएनए में। हालांकि बनेंगे दो ही स्ट्रैंड, दो ही डीएनए, बट उसमें पार्ट एक्सचेंज कर लेता है। यही यहाँ पे इसको डिफाइन करते थे, इन दिस डिस्पर्सिव मॉडल डीएनए रिप्लिकेट रिजल्ट्स इन टू डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर मिक्सचर और हाइब्रिड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए और डॉटर डीएनए, नया मतलब नया डीएनए मॉलिक्यूल, उनका हाइब्रिड, उनका मतलब जो ओल्ड स्टैंड और न्यू स्टैंड का कुछ हाइब्रिड बना दिया, मतलब दोनों का मिक्सचर बन गया, कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट उसका एक्सचेंज कर लिए। और डीएनए इन इन दिस मॉडल ईच इंडिविजुअल स्टैंड इज ए पैच वर्क एंड ओरिजिनल एंड न्यू डीएनए। तो यही, लेकिन मिशेल्सन स्टेनले ने इसको जब तक मतलब प्रूफ इसका दिया किसके बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट एक किया, उसके बेसिस पे उन्होंने ई कोलाई को लिया और उसको ग्रो कराया। हालांकि अ, ऐसा प्रूफ करके दिया कि हाँ जो नया स्ट्रैंड होता है उसमें मतलब जो नया डीएनए रिप्लिकेट होके आएगा उसमें एक पेरेंटल डीएनए होगा, और तो वही है। तो उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो कराया, इस पे N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन सोर्स पे, जिसमें N15 कंटेनिंग था। ये भाई ये कुछ हैवी वेट का होता, मान ली हैवी वेट। तो उन्होंने ग्रो ऑन सेवरल कंटेनिंग मीडिया, ग्रो ऑन N15 कंटेनिंग मीडियम फॉर सेवरल जनरेशन, उसकी कुछ जनरेशन तक ऐसा लगा कि मतलब उनके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें जो N15 का आइसोटोप है वो लगभग पहुंच गया होगा, लगभग नहीं पहुंच ही गया होगा सारी जनरेशन में। ऐसा उन्होंने इतनी जनरेशन उन्हें ग्रो कराई N15 में, N15 कंटेनिंग मीडिया में भाई उनको ग्रो कराया। तो N15 मीडिया इन्होंने मान लिया था उससे जो बेसिस बनेंगे वो हैवी होंगे इज कम्पेयर टू अदर नाइट्रोजनस बेसिस। उन्होंने मतलब बाद में उन्होंने लाइट वेट वाला भी, लाइट डेंसिटी वाला भी नाइट्रोजन सोर्स दिया। तो उन्होंने जब मतलब N15 दिया, उन्हें लगा कि सारे जो उनके डीएनए हैं जीनोम में उनके, उसमें सारे में लगभग नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे उनमें N15 कंटेन उनके आइसोटोप होंगे कंटेनिंग। तो उन्होंने उसका डीएनए आइसोलेट किया, तो उसको उसको हैवी हैवी से डिनोट किया कि हैवी है भाई ये इसका जो इसको मतलब सेंट्रीफ्यूज भी कराया तो उससे पता चला कि हाँ ये हैवी स्टैंड है। लेकिन उन्होंने मतलब पहले तो कंजर्वेटिव के बेसिस पे ऐसा किया, कहा कि जो मतलब पहले कंजर्वेटिव के आधार पे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने मतलब कहा मतलब उसकी फिर नेक्स्ट जनरेशन ग्रो किस पे कराई, N15 पे, N14 पे सॉरी। जो फर्स्ट कुछ जनरेशन थी तो N14 पे N15 पे इनकी ग्रो कराई, ग्रो कराते रहे भाई। और फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है मतलब N15 से जब उनके डीएनए आइसोलेट कर लिए भाई, ठीक है, आइसोलेट के लिए फिर नेक्स्ट एक जनरेशन उनको N14 खाने को दिया, ठीक है। तो अगर कंजर्वेटिव होता तो ये दोनों कंजर्व रहते, दोनों स्ट्रैंड एक डीएनए के, और उनका एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता जिसका वेट जिसमें N14 आता, तो इसको लाइट लाइट स्टैंड बोले। उन्होंने एक और जनरेशन उसको ग्रो कराया N14 पे। तो हालांकि जैसा कि उन्होंने पहले वो साइंटिस्ट कहते थे कि जो कंजर्व रहता है डीएनए उसका, तो उसका ये डीएनए स्ट्रैंड भाई पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व रहा। और कुछ नए स्ट्रैंड जो बने सेकेंड जनरेशन में भाई 2 से 4 बनेंगे, ये लाइट लाइट स्ट्रैंड बनेंगे, ये सारे के सारे लाइट स्ट्रैंड बनेंगे। जब इन्होंने इसको
बायोन सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, इसका सेंट्रीफ्यूज कराया डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में लेके भाई इनका जब इनका अलग अलग सबका कराया, पहले तो N15 वाले का बनाया, फिर जो सेकेंड जनरेशन में दिया उसका भी कराया। तो कुछ इस तरीके से बैंड आए। हालांकि इसका जो इसका वेट जो था मतलब हैवी था, डेंसिटी इसकी हैवी थी, तो ये कुछ सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन था। सीजियम, तो इसका जो बैंड आया कुछ बॉटम की साइड आया, ऐसे आया। लेकिन इसका इसका जो इसमें इसमें अच्छा कैसा आएगा, इसमें जो एक स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि एक डीएनए जो ऐसा है इसमें जो हैवी वाला है, और जो सेकंड डीएनए बना जो मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव, तो वो कुछ लाइट होगा, तो वो अपर लेवल में होगा। और यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे भाई एक ही स्ट्रैंड है, वो भी बॉटम पे बनेगा ही हाले, उसके मतलब उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे एक ही डीएनए था और यहाँ पे 3 डीएनए हो गए, 3 डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये इसकी थिकनेस में थोड़ा आएगा, थिकनेस में मतलब कुछ डिफरेंस आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इन्होंने, हुआ वहाँ पे क्या, वो ऐसा अगर जो मतलब कंजर्वेटिव होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या, हुआ क्या, उन्होंने जब N15 का डीएनए लिया तो वो तो हैवी था, एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, वो हैवी निकला, तो उसका बैंड जो कुछ इस तरीके से बॉटम की साइड आया। लेकिन जब उन्होंने जब नेक्स्ट जनरेशन में N14 दिया खाने को उनको, तब कुछ इस तरीके से स्टैंड मतलब यहाँ पे एक तो हैवी बन रहा था, ये सेंट्रीफ्यूज के बाद उन्होंने ये बताया, और एक कुछ लाइट बन रहा था, एक हैवी लाइट बन रहा था और एक हैवी बन रहा था। और एक जनरेशन उन्होंने और भी N14 खाने को दिया, एक हैवी बन रहा था, एक लाइट स्टैंड, और लाइट एक लाइट। N14 वाले की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे दो सिर्फ लाइट लाइट बनेंगे, और एक हैवी, क्योंकि ये पेरेंटल ये 14 वाले से आ रहा है, 15 वाले से आ रहा है, सॉरी। जब इसका सेंट्रीफ्यूज कराया N14, जिस जनरेशन को खाने को दिया था फर्स्ट टाइम, तो उसका कुछ जो था इसके अकॉर्डिंग, मतलब इससे ये बिल्कुल बॉटम में आ रहा था, इसका कुछ मिड में आ रहा था बैंड। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने इसका सेकेंड टाइम जब उन्होंने N14 दिया खाने को इकोलाई को, तब इनका कुछ बैंड जो आया वो यहाँ पर भी आया, ठीक है, इसमें दो, और एक यहाँ पर भी आया। तो इससे पता चल गया कि हाँ भाई, जो मतलब एक है वो लाइट बन रहे हैं, और दूसरा जो है मतलब एक लाइट लाइट हैवी मिक्स मिक्स बन रहे हैं। और ये डेंसिटी के बेसिस पे कराया था, इससे पता चल गया कि हाँ भाई ये दो स्टैंड लगभग लाइट बन लाइट बन रहे हैं, दो ये। तो यहीं से प्रूफ हुआ कि हाँ भाई जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन होता है डीएनए रिप्लिकेशन में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस। रिप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है, वो कैसे होता है
भाई एक एक स्टैंड जो जिसे ये पूरा लैगिंग वो सॉरी सॉरी रिप्लिकेशन फॉक हुआ। अगर यही दोनों दोनों तरफ के हिस्से होते ऐसे, तो इसको रिप्लिकेशन बबल बोल देंगे। बट इसको एक साइड का है तो रिप्लिकेशन फॉग। और रिप्लिकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों, अगर इधर भी ये इस साइड में जा रहा है और इस साइड में भी जा रहा है होगा, मतलब अगर जो पूरा पूरा बबल देखेंगे तो उसमें दोनों साइड में जा रहा होगा, तो ये बाई बाई डायरेक्शनल होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस देख रहे हैं कि एक ही साइड में दिखाया गया है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है? कंटिन्यूअस सिंथेसिस इसमें पॉइंट आउट दिया गया है। कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस अकर ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड ये है, इसमें जो होता है वो एक ही प्राइमर होगा और पूरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज यहाँ तक करता जाएगा, और यहाँ पे हेलिकेज कहीं रिंग की तरह पहना हुआ होगा जो ओपन करता हुआ चला जाएगा आगे के डीएनए के। और हेलिकेज ये एसोसिएट रहता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ, इसके साथ साथ सिंथेसिस भी करता रहता है। लेकिन जो डीएनए के पास जो एक्टिविटी होती है वो होती है 5' टू 3' सिंथेसिस की। जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा वो 5' टू 3' की एक्टिविटी होती है, वो हमेशा 5' टू 3' ही सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन ये तो यहाँ से वही उल्टा पड़ रहा था, तो इसने क्या किया, मतलब ये स्ट्रैंड तो 5' टू 3' की है, ये 5' टू 3' एक यहाँ पे एक प्राइमर आया जो मतलब इनिशिएट किया रिप्लिकेशन को, और ये किया ऐसे, मतलब जैसे किसी भी आदमी के दो हाथ होते हैं तो उसने रस्सी मतलब एक हाथ से पहले खींचना, फिर दोबारा दूसरे हाथ से, ऐसे दो उसके पास सब यूनिट होती हैं। तो मतलब दो दो डीएनए डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, उससे उसने एक एक करके मतलब टुकड़ों में इसको रिप्लिकेट किया। इन इन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इस पे स्मॉल स्मॉल पार्ट में रिप्लिकेट करता है, और रिप्लिकेशन इसी डायरेक्शन में चलेगा, बस वो मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में करता है, इसलिए क्योंकि इसको साथ ही में चलना है, क्योंकि जो उस डीएनए पॉलीमरेज का जो लोडर होता है, जिसपे वो लोड होता है, जो उसका लोडर होता है वो एक ही पे तीनों लोड होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज दो डीएनए पॉलीमरेज इसको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को रिप्लिकेट करते हैं, और एक फ्रेगमेंट मतलब एक डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो ये दोनों नंबर नंबर से भाई इसको करते रहते हैं, एक फ्रेगमेंट वो करेगा, एक फ्रेगमेंट दूसरा डीएनए पॉलीमरेज करेगा, बट ये भाई एक तरफ से बैठा और पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा जब तक टर्मिनेशन नहीं हो जाएगा। तो यही यहाँ पे मतलब इसीलिए, और डीएनए पॉलीमरेज के पास सिर्फ 5' टू 3' सिंथेसिस के लिए एक्टिविटी है। तो सेकंड पॉइंट ये है, रिप्लिकेशन इज डीएनए रिप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस में, मतलब कंटिन्यूअस नहीं चलता है, डिसकंटिन्यूअस में सिंथेसिस होती है इसके, और इसमें कई सारे प्राइमर आते रहते हैं, और इसमें एक ही प्राइमर आता है और काम करके चला जाता है, यही है। और हाँ, 50% इस स्टैंड पे डीएनए सिंथेसिस करेगा, 50% डीएनए सिंथेसिस होगी। बस यही था आज की।